हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। हम सब उन कंडीशंस के बारे में और उसके ह्यूमन लाइफ पे होने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। सो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स एंड टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आर एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ आर लाइफ। तो हमारे आसपास जितना भी रिसोर्सेज हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना प्रभावित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। सो इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग बिटवीन पानी, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड अदर क्रिएचर, और बाकी सब क्रिएचर्स को, प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सारी प्रॉपर्टी को जो अफेक्ट करता है। और हमारा इसके साथ रिलेशनशिप है वाटर का, एयर का, लैंड के साथ। ओके जी। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पानी, हवा और पृथ्वी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग। और इन सब का ह्यूमन बींग के साथ और बाकी क्रिएचर्स के साथ, प्लांट के साथ, बाकी ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। सो इस डेफिनेशन से क्या निकल के आ रहा है कि दीज देयर आर फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कुछ फिजिकल और कुछ लिविंग एलिमेंट्स हैं। फिर फिजिकल एलिमेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स एंड ऑल अदर रिसोर्सेज which nature has provided to us as a free gift। और ये सारी चीज़ें हमें नेचर से फ्री गिफ्ट के फॉर्म में मिली हैं। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स लाइक बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, फिशरीज एटसेट्रा विच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, और किसी ना किसी रूप में हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। सो सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट का? पहला सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या है इन्वायरमेंट की? इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ये हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट इंक्लूड फिजिकल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को ले लो, फॉरेस्ट की चीज़ों को ले लो, वुड को ले लो, वुड आपको आगे फर्नीचर बनाने में काम आती है। ठीक है। इनफैक्ट प्रोडक्शन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स। आलू से हम चिप्स बना लेते हैं, तो ये भी तो नेचुरल रिसोर्स है, आलू, पोटैटो। उसको हम कन्वर्ट करके यूजफुल रिसोर्सेज में, यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा आलू नहीं खाया जाता, तो हम उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। ठीक है। सो इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को बरकरार रखता है। इन्वायरमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ। एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इम्प्लाइज द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है। इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, हमारी लाइफ को प्रभावित करता है और हमें जीने में मदद करता है, और इसके एब्सेंस के बिना हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। सो इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। Production and consumption activity generate waste mostly in the form of garbage. It is observed by the environment. ये किससे ऑब्जर्व किया हमें? absorbed by the environment. absorb नहीं, absorbed by the environment। मतलब जो भी हमारी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ होती है और जो वेस्ट निकलता है गार्बेज के फॉर्म में, वो भी इन्वायरमेंट में समा जाता है। ठीक है जी। और इन्वायरमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाता है। सराउंडिंग इंक्लूड्स रिवर, ओशियंस, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। ठीक है। मैन इंजॉय दीज सराउंडिंग्स इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैन इन सारी चीज़ों को इंजॉय करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। इन्वायरमेंटल क्राइसिस।
अब हम आगे जो अगला पॉइंट है, ये 4 पॉइंट थे, उसके सिग्निफिकेंस है। अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या चीज़ है, ये अगला टॉपिक आ गया। इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या है, वी कैन अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस बेटर। हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस के टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे जब हम ये फॉलोइंग 2 टर्म्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहला क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कितना कैरी कर सकती है। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रेट एट विच natural resources are exploited and the rate at which these resources are regenerated। ये नेचुरल रिसोर्सेज हम कितनी तरीके से एक्सप्लॉइट मतलब यूज कर सकते हैं और उसका क्या रेट है दोबारा रीजनरेट होने का। इम्प्लाइंग दैट रिसोर्सेज इंडाउनमेंट रिमेन्स इंटैक्ट। और ये देखना है कि इन जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे पास सदा के लिए रहते हैं या नहीं रहते। ठीक है, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी देर के लिए अब हमारे लिए सस्टेन रख सकता है, और हम अगर जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा कब वो रीजनरेट हो पाएंगे, पहले तो ये समझना है। दूसरा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट, कितनी वेस्ट को वो सह सकता है ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। एनवायरमेंट क्राइसिस अकर व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज चैलेंज, जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी चैलेंज की जाती है थ्रू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और व्हेन जनरेशन ऑफ वेस्ट एक्सीड्स द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और जब जनरेशन हम ऑफ वेस्ट एक्सीड्स, जब वेस्ट एक्सीड कर जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से, तो फिर वो क्या होएगा, इन्वायरमेंट क्राइसिस। ओके जी, वो क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट क्राइसिस आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इन्वायरमेंट क्राइसिस मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ये हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाता है, क्लाइमेट चेंज की तरफ लेके जाता है, ओजोन डिप्लीशन की तरफ लेके जाता है, बिसाइड्स द डिप्लीशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, और कुछ रिसोर्सेज तो पूरी तरह ही एग्जॉस्ट या डिप्लीट हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। सो इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन रिसोर्सेज, ये सीरियस थ्रेट है प्रोडक्शन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। implying that the speed of growth today would ultimately become unsustainable, threatening the quality of life of the future generation। अगर हम इसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते रहेंगे, एनवायरनमेंट का क्राइसिस बढ़ता रहेगा और हमारी आने वाली जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। एंड इट कॉजेज, अब क्या है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंट क्राइसिस आने के कारण क्या है, सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको समझाना भी शायद मुश्किल नहीं है। इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब जनसंख्या विस्फोट, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है हमारी। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और लैंड हैज़ ट्रमेंडसली इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली लैंड हैज़ बीन रूथलेसली एक्सप्लॉयटेड, और लैंड को हमने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से एक्सप्लॉयट किया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ कॉज सब्सटेंशियल कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ा, फॉरेस्ट लैंड को इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। फॉरेस्ट ही जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा लाइफ सस्टेन नहीं रह पाएगा, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इन्वायरमेंट क्राइसिस आएगा। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। दीज पीपल कट ट्रीज फॉर फ्यूल वुड विच दे सेल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत बड़े पैमाने पे पॉवर्टी फैली हुई है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं है मॉडर्न फ्यूल जैसे गैस को ख़रीदने के लिए, तो वो ट्रीज़ को कट करते हैं फ्यूल के फॉर्म में और उसको बेचने के लिए भी यूज़ करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। दिस कॉजेज अ मैसिव इरोजन, दिस कॉजेज अ मैसिव इरोजन ऑफ नेचुरल कैपिटल, और ये नेचुरल कैपिटल हमारी इरोड हो रही है, ख़त्म हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ठीक है, और जो अल्टीमेटली एक क्राइसिस ही है। उसके बाद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का मतलब है हैज़ कॉज्ड प्रेशर ऑन हाउसिंग एंड अदर सिविक एमिनिटीज़। अगर आप देखो तो एक घर शहरीकरण होने से एक घर में जहाँ 5 लोग रहने चाहिए थे वो 3-3 मंजिल अगर बना के उसको किराए पे दिया हुआ है, तो वो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है। सिविक एमिनिटीज़ भी कम पड़ जाती हैं फिर किसी भी शहर में। इट हैज़ रिजल्टेड इन अर्निंग डिमांड फॉर द लैंड एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज आल्सो,
और इंक्रीज डिमांड होने की वजह से, इनकी अर्बनाइजेशन होने की वजह से और ज़्यादा घर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग साइज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। Increasing use of chemical fertilizer, pesticides and insecticide has also added to the environment pollution। क्योंकि हमें फार्मिंग करने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा फसल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करना है, तो उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है, जो लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला रहे हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हमारे उद्योग बहुत ज़्यादा जल्दी फैल रहे हैं और उनको क्या चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको हवा चाहिए, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और नॉइज पोल्यूशन होता है। बिकॉज वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, वो लैंड को यूज़ कर रहे हैं, एयर को यूज़ कर रहे हैं, पानी को यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्मोक इज अ सीरियस पोल्यूटेंट, और जो इंडस्ट्रियल स्मोक आता है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, वो सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट है हमारे लिए। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इतने ज़्यादा हो गए हैं जो नॉइज और एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। डिसरिगार्ड फॉर सिविक नॉर्म्स, हम सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। द जनरल पब्लिक इन इंडिया टेंड्स टू डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म्स। ऑफन द रोड्स आर लिटर्ड, सड़कें गंदी करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन फैलता है। और अब ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? इट इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू ए ग्रेजुअल but consistent increase in the global temperature thanks to the environmental pollution and deforestation। मतलब ये एक वो सिचुएशन है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से धीरे धीरे ग्लोब का, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, कंसिस्टेंटली, स्लोली बट कंसिस्टेंटली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी धरती गर्म होती जा रही है और हमारा सर्वाइवल खतरे में आता जा रहा है। Owing to the emission of the greenhouse gases, the Earth's surface is becoming increasingly warmer। और अर्थ का सरफेस है जो इंक्रीजिंगली वार्मर होता जा रहा है, और अब आज की डेट तक ये 0.6 सेल्सियस बढ़ चुका है। 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी ये बढ़ चुका है। ठीक है जी। तो ये था आज तक का टॉपिक इस वीडियो में। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियोस को देख के नोट्स बना लीजिए। ओके जी, डन।